भाई आपकी भारी मांग के कारण हम फिर से लेके आ गए थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये चैप्टर में देखो चुटकी बजाते ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपका प्यार आपको दिखाना है 10 के लाइक देके, जिससे हमें मेरे अंदर और मोटिवेशन आएगा और चौथा चैप्टर आपकी आंखों के सामने फट से आ जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट होते हैं तो जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। When two or more reactant chemically react with each other to form a new product, and this whole process we called as a chemical reaction। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो भाई ये एग्जाम में बहुत कम आता है, बट बता दिया मैंने। चलो अब आते हैं केमिकल इक्वेशन के ऊपर। केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले बता रहा हूं, देखो जैसे मैं लिख देता हूं सबसे प्यारा अपना दुलारा Na+Cl, इट्स गिव्स NaCl। ओके अब देखो ये सभी फॉर्मूले हैं। सोडियम का फॉर्मूला NaCl का फॉर्मूला Cl, और ये NaCl। तो अब हमारा एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए, डिफाइन केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये पूरा केमिकल रिएक्शन है, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले। और इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। हो गया भाई। देखो द रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन? केमिकल रिएक्शन का। किससे किया? विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूले, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। देखो भाई खुद से क्वेश्चन पूछोगे ना, चीजें क्लियर होती जाएगी। अब चलते आगे। एग्जाम में कभी कभार ये आता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो भाई देखो इसको मैंने टोटल 7 पॉइंट लिखा, और 7 पॉइंट देख के डर गए हुए। बिल्कुल नहीं डरने का, एकदम चिल्लर है। हाँ तो पहला वाला, केमिकल इक्वेशन के अंदर हमेशा याद रखो, रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। तो इतना, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड वाइल प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। हो गया पहला। और एरो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दूसरा पॉइंट। देन तीसरा पॉइंट, द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर। अगर दो या दो से ज्यादा, जैसे मैंने यहां लिया Na+Cl, NaCl, ओके, दो से ज्यादा रिएक्टेंट है ना, ओके, दो से ज्यादा, द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे आर टू और मोर, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन इन बिटवीन देम। तो उसको हमें लिंक किससे करना पड़ेगा? प्लस साइन से। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हमें उसके बीच में क्या डालना पड़ेगा? प्लस साइन डालना पड़ेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टू और मोर, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन इन बिटवीन देम। ओके, ये हो गया। देन इसके बाद चौथा पॉइंट, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, दे आर इंडिकेटेड बाय साइन GLS। चौथा पॉइंट, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड इंडिकेटेड बाय GLS। हो गया। पर मुझे ये नहीं सर, गड़बड़, मेरे को GLS नहीं लिखना है। अगर GLS आपको नहीं लिखना है, मान लो आपको लिखना ही नहीं है, तो भाई इंस्टेंट अगर आपको ऐसा लिखना है, चलो मान लो आपको सॉलिड का S नहीं लिखना है, सॉलिड का S नहीं लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो? if the product from insoluble solid in the form of precipitate, the instead of S it can be indicated by arrow pointing downward। okay, अगर आपको S नहीं लिखना है, S लिखना ही नहीं है, सॉलिड नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्ट ऐसा वाला एरो दे सकते हो। ओके, तो आप बस इतना लिख दो, इंस्टेड ऑफ S इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इंस्टेड ऑफ S वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम लोग? ये एरो डाउनवर्ड साइड। हो गया, उसका मतलब ये सॉलिड होता है। इसके बाद भाई एक और आप लिख सकते हो, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, जी के लिए क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ जी इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एरो अपवर्ड साइड। हो गया, एक और पॉइंट बन गया। अगर हमने रिएक्शन के अंदर हीट यूज किया है, क्या यूज किया है? हीट यूज किया है, इट इज इंडिकेटेड बाय दिस साइन, डेल्टा साइन। और ये कहां लिखा जाता है? रिटन अबो द एरो, अबो द एरो इंडिकेटेड बाय डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर हमने रिएक्शन के अंदर हीट यूज किया तो इट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा साइन, और वो कहां लिखा जाएगा? रिटन अबो द एरो, बस इतना ही। ओके, इंडिकेटेड बाय दिस साइन एंड इट इज रिटन अबो द एरो। हो गया। द कंडीशन लाइक हमारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सभी हम अबो और बिलो द एरो दोनों जगह लिख सकते हैं। अबो और बिलो द एरो, हीट को कहां लिखना है? अबो द एरो। कंडीशंस को क्या लिखना है? अबो एंड बिलो, कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया। देन इसका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एरो से इंडिकेट करते हैं। फिर इसका अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है तो प्लस,
देन इसके बाद GLS को किस गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड को GLS से इंडिकेट करते हैं, जिसको S और G नहीं लिखना है, सॉलिड और गैस नहीं लिखना है, तो इट इज इंडिकेटेड बाय अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो, दोनों मैंने बता दिया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो। इसके बाद अगर कोई हीट यूज कर रहा है तो हीट को ये डेल्टा वाला साइन, और वो साइन कहाँ देना रहता है, एरो के ऊपर। और कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट वो कहाँ देते हैं हम लोग, कहाँ देते हैं फटाफट, ऊपर भी एरो के दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा 7 पॉइंट था, याद हो गया। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम, ओके, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड सेम एज द नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। जितना मान लो इस साइड मान लो ऐसे, जैसे एग्जांपल अगर इस साइड 3 क्लोरीन है तो इस साइड भी हमें 3 ही क्लोरीन चाहिए, ओके, 3 क्लोरीन चाहिए और एक Na चाहिए, तो ही ये बैलेंस है। अगर दोनों साइड सेम नहीं, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड और इज सेम एज नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड, तो बैलेंस इक्वेशन। अगर इधर 2 है उधर 1 है, मान लो इधर सोडियम है ही नहीं, तो ये क्या है, अनबैलेंस है। चलो आगे, चलो। अब कितने टाइप के रहेंगे, टोटल देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चलता है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन when two or more reactant combine to form a single product, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होकर बस सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो याद रखो 2 or more रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट, बस इतना। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये एग्जांपल भी मैंने दिया, इसको डिफाइन करेंगे, एग्जांपल देना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, स्प्लिट होना। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट। जस्ट इसका उल्टा, इसमें 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, इसमें क्या किया जा रहा है, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ओके, एकदम। व्हेन 2 or more प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट किससे बन रहा है, सिंगल रिएक्टेंट से। 2 or more प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्प्लिट हो गया, देखो स्प्लिट हो गया। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत बस इतना याद रखो, place of ion of less reactive element is displaced by more reactive element, okay, place of ion of less reactive element displaced by more reactive element, place of ion of less reactive element is displaced by more reactive element। अब इसमें देखो, इसका आंसर मुझे दे देना, इसका आंसर ऑलरेडी मैंने बताया था, FeSO4CO, पर कमेंट में जरूर लिख देना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 बार होता है, इसका वाला प्लस ये वाला ले लेता है और इसका वाला प्लस ये वाला ले लेता है, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यही लिखा हुआ है कि आयन क्या होता है, मैंने बताया कि इसका वाला प्लस ये ले लेगा और इसका वाला प्लस ये ले लेगा, 2 बार आयन एक्सचेंज हो रहा है दोनों जगह, इसका वाला ये इसके पास इसका वाला प्लस चला जाएगा, इसका वाला प्लस इसके बाद चला जाएगा, दोनों बार हो रहा है ना। यहाँ तो बस एक ही बार हुआ, ना, एक ही जगह गया, ये थोड़ी इसके पास कोई आया क्या, नहीं आया, पर यहाँ 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। द रिएक्शन इज आयन इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एक्सचेंज कर रहा है, ये अपना वाला उसको दे दे रहा है, उसका वाला खुद से ले रहा है, तो वो कोई ऐसा प्रेसिपिटेट जो किसके कारण फॉर्म हो रहा है, एक्सचेंज करके फॉर्म हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस इतना याद रखने का, द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, तो इसी को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट का बाहर निकलना, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, ओके, या इवॉल्व, बाहर निकलना, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, एंड हो गया, खा पी के मस्त हो गया, एंडोथर्मिक। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, इसके अंदर आपको दिखेगा, देखो प्रोडक्ट के साइड आपको हीट दिख रहा है, हीट जैसा कुछ दिख रहा है नहीं, रिएक्टेंट के साइड दिख रहा है, पर जैसी प्रोडक्ट बना हीट एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के साइड ध्यान देने का, प्रोडक्ट के साइड हीट दिख रहा है ना, हीट दिख रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसके अंदर हीट, जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बना तो हीट निकल रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब चलते हैं आगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल का जो स्पीड होता है किस किस चीजों पे डिपेंड होता है। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, देखो भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत लोग जल्दी घुलते मिलते नहीं, तो ऐसे ही सेम एग्जांपल है यहाँ देखो, एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाइयर देन दैट ऑफ जिंक, मतलब एल्यूमिनियम का अगर रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ करूंगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट, बट उसी एल्यूमिनियम का अगर मैं जिंक के साथ करूं तो रिएक्शन स्लो होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया
कि नेचर, एलिमेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा होगा। तो इसलिए पहला ये एग्जांपल दे सकते हो। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट, सिंपल सा देखो ये वाला याद रखने का, स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट का साइज छोटा है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा ना। अब अगर आप मान लो कि 100 एग बॉईल कर रहे हो और एक एग बॉईल कर रहे हो, समझ रहे हो ना, तो साइज अगर छोटा रखोगे, साइज छोटा रखोगे तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, और साइज अगर बड़ा रखोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो स्मॉलर द साइज हाइयर द रिएक्शन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अरे यार सिंपल सा है ना, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कौन ज्यादा फास्ट होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर किसके कंपैरिजन में, डाइल्यूट के कंपैरिजन में। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में बस ये लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूट एसिड, बस इतना हो गया। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। देखो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब कैटलिस्ट आप सभी को पता ही है, कैटलिस्ट ऐसा होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन के अंदर, पर रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता था। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। तो ये हो गया टोटल कैटलिस्ट, टोटल हमारा कितना हो गया, 5, 1 2 आई थिंक 5, 1 2 1 3 4 5, हाँ 5 ही है। देन इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन और या तो लूज इट्स हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन गेन करे या तो उस रिएक्शन के अगर हाइड्रोजन लूज भी कर रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बहुत बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसके अंदर रिएक्शन पहचानने के लिए आता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन हमें लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं पता है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम बोलते नहीं यार सर ने तो ऑक्सीजन बोला था, नहीं हाइड्रोजन भी लूज हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। देन जस्ट इसका उल्टा रिडक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन और लूज इट्स ऑक्सीजन, जस्ट इसका उल्टा, दिस केमिकल रिएक्शन में या तो हाइड्रोजन गेन कर रहा है या तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो याद रखना बिल्कुल याद रखना। अब देखो इसके अंदर प्रोडक्ट के साइड देखना, ऑक्सीजन गेन कर लिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां भी ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां देखो पहले हाइड्रोजन साथ में था पर यहां हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो हाइड्रोजन अगर लूज कर रहा है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। यहां भी देखो CH3 था पर यहां एक हाइड्रोजन लूज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, तो ये एग्जांपल ही मैंने बता दिया। अब कोरोजन एंड रेसिडिटी, अरे यार क्या यार, डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट ड्यू टू किसके कारण, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एयर पार्टिकल, मतलब ये सभी रीजन के कारण क्या होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है या तो फिर इसके बाद हम बहुत टाइम तक रखे रहेंगे, तो जब ऑक्सीडाइज, कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीडाइज होने के कारण उसका कंस्ट्रक्शन खराब होने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और कोरोजन के लिए कलर कौन से टाइप का दिखने लगता है, रेडिश कलर का दिखाई देने लगता है, और इसी को हम रस्ट बोलते हैं। और केमिकल फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, Fe2O3.X2O। अब रेंसिडिटी बहुत अच्छी बात है यार, अगर कोई हम फूड जिसके अंदर घी रहे, ऑयल रहे, उससे बना हुआ है, अगर हम उसको लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, क्या रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक अगर हम रख देंगे, फ्राइड चीज कोई भी है या ऑयल वाला है, कोई घी वाला है, अगर हम उसको लॉन्ग टाइम तक रख देंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज होगा, और उसके अंदर एक बेकार किस्म का स्मेल आएगा, समझ में आएगा क्यों, क्योंकि वो रैंसिड हो गया, क्योंकि वो जैसी वो फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होके वो रैंसिड हो गया, रैंसिड मतलब उसके अंदर एक तरह की एसिड जनरेट होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। और इसको बचाने के लिए हम या तो हम क्या करते हैं, टाइट कंटेनर में रखते हैं, जैसे अभी आप जाओगे मॉल में जाते हैं तो वहाँ कंटेनर, फूड में कंटेनर में रखा जाता है, पर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, तो इसी को बचाने के लिए हम क्या कंटेनर यूज करते हैं। तो भाई ये हो गया पूरा का पूरा आपका ये थर्ड चैप्टर। प्लीज अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, लोगों तक बताओ, अपना चैनल पहुंचाओ, तो हम लाएंगे चौथा चैप्टर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।